तो चलिए आज मिले इन दस्तावेजों की गहराई में उतरते हैं। हमारे सामने जो तस्वीर उभर रही है वो काफी उलझी हुई है। एक तरफ हमारे पड़ोस में सत्ता के तख्ते पलट रहे हैं और हालात बेहद नाजुक हैं। हाँ। दूसरी तरफ देश के अंदर कुछ ऐसी नीतियों पर बहस छिड़ी है जिनका सीधा असर हम सब पर पड़ता है। और इन सब के बीच भारत की जगह क्या होगी, इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। और जब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो एक बड़ी कहानी सामने आती है। आज की हमारी कोशिश यही होगी कि इन अलग अलग दिखने वाली खबरों के बीच के कनेक्शन को पकड़ा जाए। बिल्कुल। ये समझा जाए कि सरहद पर हो रही उथल पुथल का असर हमारी गाड़ियों की पॉलिसी पर कैसे पड़ सकता है, या हमारी अदालतों की धीमी रफ्तार का हमारे वैश्विक मौकों से क्या लेना देना है। बिल्कुल। तो फिर शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सबसे ज्यादा धुआं उठ रहा है, भारत के पड़ोस से। बांग्लादेश से एक ऐसी खबर आई है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई गई है। वो इस समय भारत में हैं, लेकिन ये खबर अपने आप में चौंकाने वाली है। किस मामले में सजा हुई है? मामला पिछले साल हुए एक बड़े छात्र आंदोलन से जुड़ा है। आरोप ये है कि उस आंदोलन के दौरान उनकी सरकार के आदेश पर 12 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। अच्छा। लेकिन यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि उन्हें सजा उसी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने दी है, जिसे 2010 में खुद शेख हसीना की सरकार ने बनवाया था। अरे वाह, ये तो कमाल की विडंबना है। मतलब अपनी ही बनाई हुई अदालत में दोषी करार दे दी गई। लेकिन क्या इस मुकदमे की प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठ रहे? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। सवाल तो बहुत गंभीर उठ रहे हैं। कई विश्लेषण इसे सीधे सीधे बदले की कार्रवाई कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि हसीना विरोधी ताकतें सत्ता में आने के बाद पुराने हिसाब चुकता कर रही हैं। और इस शक को इस बात से और बल मिलता है कि मामले का जो मुख्य गवाह है वो बांग्लादेश के पूर्व पुलिस महानिरीक्षक हैं, जो खुद हिरासत में हैं और अब सरकारी गवाह बन गए हैं। एक मिनट, मतलब पुलिस प्रमुख जिसने शायद सीधे आदेश दिए होंगे, उसे सिर्फ 5 साल की सजा, और प्रधानमंत्री रही हसीना को मौत की सजा। इसमें तो कोई तालमेल ही नहीं लग रहा। बिल्कुल। ये तो साफ तौर पर इशारा करता है कि मामला सिर्फ न्याय का नहीं है। बिल्कुल। और यहीं से भारत के लिए चिंता की बात शुरू होती है। ये सिर्फ बांग्लादेश का अंदरूनी मामला नहीं है। शेख हसीना ने अपने कार्यकाल में आईएसआई समर्थित भारत विरोधी आतंकवादी समूहों पर नकेल कसी थी और उन्हें बांग्लादेश की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने दिया था। सही बात है। अब ढाका में जो अंतरिम सरकार है उसका झुकाव साफ तौर पर भारत विरोधी और पाकिस्तान परस्त ताकतों की तरफ दिख रहा है। यानी कि हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिए सुरक्षा का एक नया सिरदर्द पैदा हो रहा है। एक लेख में तो यहाँ तक कहा गया है कि बांग्लादेश अब भारत का खतरनाक पूर्वी मोर्चा बन सकता है। हाँ, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है, ये एक वास्तविक और तत्काल खतरा है। तो हमारे पूर्वी बॉर्डर पर तो ये आग लगी हुई है। और मजे की बात यह है कि पश्चिम में भी कहानी कुछ ज्यादा अलग नहीं है। पाकिस्तान में भी सेना अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है, लेकिन एक बिल्कुल अलग अंदाज में। वहाँ ऐसे कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। 27वें संविधान संशोधन के जरिए सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर को लगभग असीमित शक्तियां दे दी गई हैं। असीमित? हाँ, उन्हें फील्ड मार्शल के पद पर प्रमोट कर दिया गया है और सबसे बड़ी बात, उन्हें और पाकिस्तान के राष्ट्रपति को किसी भी आपराधिक कार्रवाई से जीवन भर के लिए इम्यूनिटी यानी छूट दे दी गई है। जीवन भर के लिए छूट? मतलब वो कानून से ऊपर हो गए हैं और उन्हें पद से हटाना भी तो नामुमकिन बना दिया गया है। लगभग नामुमकिन। तो इसे अप्रत्यक्ष तख्तापलट कहा जा रहा है। एक ऐसा तख्तापलट जहां टैंक सड़कों पर नहीं उतरे, बल्कि संविधान की किताबों में फेरबदल करके सत्ता पर कब्जा कर लिया गया। इसे अप्रत्यक्ष तख्तापलट कहना कितना सही होगा? क्योंकि सरकार तो चुनी हुई है, बस सारी ताकत पर्दे के पीछे से सेना प्रमुख के पास जा रही है। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। पाकिस्तान के इतिहास में सीधे तख्तापलट हुए हैं, लेकिन इस बार का तरीका ज्यादा शातिर है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ही छीन लिया है। अच्छा। और उसकी जगह एक नया संवैधानिक कोर्ट बना रहे हैं, जिसमें जजों की नियुक्ति सरकार यानी असल में सेना ही करेगी। इसके विरोध में कई वरिष्ठ जजों ने इस्तीफा भी दे दिया है। और इस पूरी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं, जो जनरल मुनीर को लगातार चुनौती दे रहे हैं। लेकिन वो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद है। हालांकि एक लेख में एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक बात याद दिलाई गई है। पाकिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी सैन्य तानाशाह ने इस तरह सत्ता पर पूरी तरह कब्जा करने की कोशिश की है, तो वही कदम अक्सर उनके पतन का कारण भी बना है।
तो एक तरफ हमारे पड़ोसी देश इन बड़े सत्ता संघर्षों से जूझ रहे हैं, वहीं हम देश के अंदर कुछ बहुत ही बुनियादी बहसों में उलझे हुए हैं। बिल्कुल। एक ऐसा ही मुद्दा है जो दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर गाड़ी मालिक को परेशान कर रहा है। 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जबरदस्ती स्क्रैप करने की नीति। और इस नीति पर अब जो सवाल उठ रहे हैं वो भावनात्मक नहीं बल्कि पूरी तरह से वैज्ञानिक हैं। एक संपादकीय में साफ लिखा है कि दुनिया के बड़े शहरों जैसे बर्लिन या लंदन में ऐसा कोई मनमाना नियम नहीं है। वहां क्या होता है? वहां एक ही सिद्धांत है, अगर आपकी गाड़ी कड़े फिटनेस और प्रदूषण टेस्ट पास करती है तो आप उसे चला सकते हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी क्यों ना हो। मतलब जिस एक विचार पर ये पूरी नीति खड़ी है कि पुरानी गाड़ी बराबर ज्यादा प्रदूषण, एक नई स्टडी उस विचार की जड़ पर ही सवाल उठा रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इस पूरी बहस को पलट देने वाली बात है। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी यानी DTU की एक स्टडी कहती है कि गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण का सीधा संबंध गाड़ी की उम्र से उतना नहीं है जितना उसके द्वारा तय की गई दूरी यानी माइलेज से है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगी? मतलब एक 12 साल पुरानी कार जो सिर्फ 50,000 किलोमीटर चली है, वो एक 5 साल पुरानी कार से बेहतर हो सकती है जो 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है। बिल्कुल, क्योंकि इग्निशन सिस्टम और कैटालिटिक कन्वर्टर जैसी जरूरी चीजें उम्र से नहीं बल्कि ज्यादा इस्तेमाल से खराब होती हैं। दुनिया भर की दूसरी रिसर्च भी इसी नतीजे पर पहुंची है। तो उम्र को पैमाना बनाना एक तरह से अवैज्ञानिक है। और इस नीति का एक और पहलू है जिसके बारे में कम बात होती है। एक पुरानी ठीक-ठाक गाड़ी को स्क्रैप करके नई गाड़ी बनाने का पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। एक नई कार बनाने में जबरदस्त ऊर्जा, पानी और संसाधन लगते हैं। पुरानी गाड़ी का स्टील और एल्यूमिनियम तो रिसाइकल हो जाता है, लेकिन उसका प्लास्टिक, डैशबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर, बैटरी, हाँ, वो सब लैंडफिल में जाने वाला कचरा बन जाता है। और इन सब के ऊपर ये गाड़ी के मालिकों पर एक बहुत बड़ा और अनावश्यक आर्थिक बोझ है। तो एक ऐसी नीति जो वैज्ञानिक रूप से कमजोर है, पर्यावरण के लिए भी संदिग्ध है और लोगों की जेब पर भारी पड़ रही है। इस तरह की प्रणालीगत समस्या, ये मुझे एक और बड़ी चुनौती की याद दिलाती है, हमारी न्याय व्यवस्था। हाँ, और ये चुनौती तो बहुत ही विकराल है। आंकड़े तो डराने वाले हैं। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के मुताबिक हमारी निचली अदालतों में ही लगभग 4.25 करोड़ केस अटके पड़े हैं। 4.25 करोड़? 4.25 करोड़, ये सिर्फ एक बैकलॉग नहीं है, ये सिस्टम के ठप हो जाने जैसा है। और एक लेख में इसके कुछ बहुत ही जमीनी कारणों का विश्लेषण किया गया है। समस्या सिर्फ जजों की कमी नहीं है बल्कि सिस्टम के काम करने के तरीके में है। बिल्कुल। पहला और सबसे हैरान करने वाला कारण है हमारे जज अपना कीमती समय लिपिकीय यानी क्लेरिकल कामों में बर्बाद कर रहे हैं। क्लेरिकल काम जैसे मुकदमों को पुकारना, तारीखें देना, समन जारी करना, ये सारे काम जज कर रहे हैं। एक मिनट, मतलब हमारे हाईली क्वालिफाइड जज जिन्हें जटिल कानूनी मामलों पर फैसला देना चाहिए, वो एक तरह से कोर्ट का एडमिन और डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं। हाँ, ये तो प्रतिभा और समय की भयानक बर्बादी है। इसीलिए सुझाव दिया गया है कि हर जिला अदालत में एक अलग कनिष्ठ न्यायिक अधिकारी होना चाहिए जिसका काम सिर्फ यही सब हो, ताकि जज अपना पूरा ध्यान मुकदमों पर लगा सके। सही बात है। दूसरा बड़ा कारण है अनुभवहीन जजों की सीधी नियुक्ति। वो आते हैं और सीधे मामलों की सुनवाई करने लगते हैं। सुझाव है कि नियुक्ति के बाद उन्हें कुछ महीने हाई कोर्ट की बेंचों के साथ ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो काम करने का तरीका सीख सके, एक तरह से जजों की अप्रेंटिसशिप। और तीसरा कारण तो और भी दिलचस्प है कि खुद हमारे कानून ही देरी की वजह बनते हैं। हाँ, जैसे आपसी सहमति से तलाक के लिए 6 महीने का अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड। कई मामलों में ये पूरी तरह से अनावश्यक होता है, या फिर कमर्शियल मामलों में मुकदमे से पहले मध्यस्थता की अनिवार्यता। और इन सब से ऊपर है हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो 1908 में बना था। 1908 मतलब हम 21वीं सदी के भारत को एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो ब्रिटिश राज के जमाने का है। कोई आश्चर्य नहीं कि सिस्टम में इतने सारे बग्स हैं और वो बार बार हैंग हो जाता है। यही सटीक विश्लेषण है। जब तक इन बुनियादी ढांचागत समस्याओं को ठीक नहीं किया जाता, तब तक सिर्फ जजों की संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों का ये पहाड़ कम नहीं होने वाला। तो एक तरफ हम इन पुरानी जंग लगी व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दुनिया हमारा इंतजार नहीं कर रही। भविष्य के दरवाजे खुल रहे हैं और एक बहुत बड़ा मौका दस्तक दे रहा है।
और वो आ रहा है अफ्रीका से। ये भारत के लिए एक जबरदस्त रणनीतिक अवसर है। 10 साल पहले इंडिया अफ्रीका फोरम समिट हुई थी और अब जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो इन संबंधों का जायजा ले रहे हैं। आंकड़े देखिए, अनुमान है कि 2050 तक दुनिया का हर चौथा इंसान अफ्रीका में होगा, हर चौथा इंसान। हाँ, और तब तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका होगा। ये एक स्वाभाविक साझेदारी है। और ये साझेदारी अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रही। पहले बात सिर्फ व्यापार या थोड़ी बहुत मदद की होती थी, लेकिन अब जो बात हो रही है वो है साथ मिलकर निर्माण करने की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि रिश्ता अब बराबरी का है। भारत सिर्फ सामान बेच नहीं रहा, बल्कि अफ्रीका के साथ मिलकर क्षमता का निर्माण कर रहा है। चाहे वो बंदरगाह बनाना हो, वैक्सीन उत्पादन के प्लांट लगाना हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना हो। भारत पहले से ही अफ्रीका के शीर्ष 5 निवेशकों में से एक है, जिसका कुल निवेश $75 अरब से ज्यादा है। और ये सहयोग सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं आगे जा चुका है। सुरक्षा के क्षेत्र में हाल ही में भारत और 9 अफ्रीकी देशों की नौसेनाओं ने एक संयुक्त अभ्यास किया। शिक्षा के क्षेत्र में IIT मद्रास ने ज़ांज़ीबार में अपना पहला विदेशी कैंपस खोला है। हाँ, ये तो बड़ी खबर थी। और कूटनीति के स्तर पर भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई। तो ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं लेखों में? 3 बड़े कदम सुझाए गए हैं। पहला, फाइनेंस को वास्तविक नतीजों से जोड़ना। दूसरा, एक इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर बनाना। और तीसरा, 2015 से जो इंडिया अफ्रीका समिट रुकी हुई है उसे जल्द से जल्द फिर से शुरू करना। आपने ये जो इंडिया अफ्रीका डिजिटल कॉरिडोर की बात की, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये हमें सीधे आज के आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण विषय पर ले आता है, भारत की अपनी डिजिटल संप्रभुता। हम सब व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत है। ये एक बहुत ही गंभीर रणनीतिक मुद्दा है। एक लेख में इसका बहुत अच्छा विश्लेषण है। होता ये है कि हम और आप जैसे करोड़ों भारतीय इन अमरीकी प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर्स का आर्थिक मूल्य यानी इकोनॉमिक वैल्यू पैदा करते हैं, लेकिन ये सारा मूल्य देश से बाहर चला जाता है। इसका कोई अंदाजा है कि ये कितना बड़ा है? एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ मेटा यानी फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के 90 करोड़ भारतीय उपभोक्ता मिलकर ही हर साल लगभग $45 अरब का आर्थिक मूल्य पैदा करते हैं। ये रकम भारत को नहीं मिलती। 45 अरब डॉलर? इसे ऐसे समझ सकते हैं क्या कि ये प्लेटफॉर्म्स भारत में एक बहुत बड़ी डिजिटल मंडी चलाते हैं? उस मंडी में आने जाने वाले खरीद फरोख्त करने वाले हम भारतीय हैं, लेकिन मंडी का सारा मुनाफा देश के बाहर जा रहा है। ये बिल्कुल सही एनालॉग है। इसकी तुलना चीन से की गई है। चीन ने विदेशी ऐप्स पर रोक लगाकर अलीबाबा, वीचैट और टेंसेंट जैसी अपनी घरेलू कंपनियां खड़ी की और ये सारा मूल्य अपने देश के अंदर ही रखा। लेकिन हम चीन के ग्रेट फायरवॉल वाले मॉडल को तो नहीं अपना सकते, वो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। तो फिर हमारे लिए रास्ता क्या है? रास्ता बाजार को बंद करने का नहीं, बल्कि मुकाबला करने का है। हमें ऐसे स्थानीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने होंगे जो अपने इनोवेशन, सुरक्षा और सबसे बढ़कर स्थानीय भाषा और संस्कृति की गहरी समझ के कारण यूजर्स को अपनी तरफ खींचें। क्या ये संभव है? ये असंभव नहीं है। ज़ोमैटो, ज़ोहो और पेटीएम जैसी कंपनियों ने साबित किया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय दिग्गजों को टक्कर दे सकती हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि अब डिजिटल दुनिया में असली ताकत सिर्फ यूजर्स की संख्या यानी नेटवर्क इफेक्ट से नहीं आती। हाँ, और ये AI के युग में भारत का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का हो सकता है। अब असली ताकत आती है डेटा की गुणवत्ता और विविधता से। भारत की 140 करोड़ की आबादी, जिसमें सैकड़ों भाषाएं, संस्कृतियां और आदतें हैं, वो दुनिया का सबसे समृद्ध और विविध डेटा सेट बनाती हैं। अगर हम इस डेटा का सही इस्तेमाल करके अपने AI मॉडल्स को ट्रेन कर सकें तो हम ऐसी डिजिटल सेवाएं बना सकते हैं जिनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो बड़ी तस्वीर उभर रही है वो चुनौतियों और मौकों की एक मिलीजुली तस्वीर है। एक तरफ भारत को अपने पड़ोस में, चाहे वो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, बढ़ती अस्थिरता और सुरक्षा के खतरों से बहुत होशियारी और मजबूती से निपटना होगा। और दूसरी तरफ देश के भीतर हमें विज्ञानों और तथ्यों पर आधारित नीतियां बनाने की ज़रूरत है, जैसा हमने वाहन स्क्रैपेज निधि के मामले में देखा। और साथ ही अपनी न्याय व्यवस्था जैसी बुनियादी प्रणालियों में गहरे और साहसिक सुधार करने होंगे ताकि वो 21वीं सदी के नागरिक के लिए काम कर सके, न कि उसे और उलझाएं। और इन सब चुनौतियों के बीच भविष्य के लिए उम्मीद और अवसर भी हैं।
अफ्रीका के साथ एक बराबरी की साझेदारी बनाने का मौका और अपनी डिजिटल क्षमताओं को एक आर्थिक और रणनीतिक ताकत के रूप में विकसित करने का मौका। इन सभी दस्तावेजों पर विचार करने के बाद एक सवाल मन में बार बार उठता है, क्या 21वीं सदी में किसी भी देश की असली ताकत सिर्फ उसकी सैन्य या आर्थिक शक्ति से तय होगी, या फिर इस बात से कि वो अपने नागरिकों के लिए कितनी कुशल, न्यायपूर्ण और आधुनिक व्यवस्था बना पाता है और दुनिया के साथ कितने रचनात्मक और बराबरी के रिश्ते जोड़ पाता है?